नमस्कार दोस्तों। जेड कम्युनिकेशन प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी ये बच्चों पर ज़्यादा आघात पहुंचाएगी। आपको बताऊं, कोरोना का कोई भी लहर हो, पहला हो दूसरा हो, फर्स्ट न्यूट्रन वाला हो, सेकंड न्यूट्रन वाला हो, कोई भी सरकार आपको डायरेक्ट इससे नहीं बचा सकती। आपको सिर्फ बचा सकता है आपका अपना सुरक्षा, अपनी सावधानी। ये जो आप खबरें में सुनते हैं ना, संयुक्त अरब अमीरात से 500 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के आ गए, रशिया से स्पुतनिक वैक्सीन आ गई। मैं आपको इजराइल से ये आ गया, अमेरिका से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आ गई। ये महज एक गवर्नमेंट का ऊँट के मुंह में जीरा का सवाल है। आपको पता है पूरे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। वैक्सीन की दर हमारी सिर्फ अभी 11% है। हर 105 नागरिक में एक नागरिक को वैक्सीन लगा है, केवल एक नागरिक को। इजराइल की 57% वैक्सीनेट पूरी हो गई। इजराइल वर्ल्ड का सबसे पहला है जो वैक्सीन को अपने 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन को लगा चुकी है। भारत में यह औसतन कितनी रफ्तार है? 105 व्यक्ति के पे एक। अवश्य अंदाज़ा लगा लीजिए आपका क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक भाग गए। उन्होंने खुद ट्विटर पे यह बताया कि हमारे पास बड़े बड़े लोगों का दबदबा वाले फ़ोन आ रहे हैं, हम इनकी प्रोडक्शन नहीं पूरा कर सकते, इसलिए मुझे भारत छोड़ना पड़ा। अब ये है कि बनाए तो बताए कौन। सरकार इसका कोई भी प्री प्लानिंग से काम नहीं हुआ है। 2014 से देखे इस सरकार को 2021 तक में एक कहावत है, पूर्वी प्रदेश में बोला जाता है, चट मंगनी पट पिया। गीदड़ के रातों रात में सियार का घर बनना, ये वही कहावत कह रहे हैं। दिल्ली को 735 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देना। सुप्रीम कोर्ट का रंजन गोगोई के बाद जागना, ये काफ़ी उनकी भी देर इत्तेदाही वाला फैसला है। हाई कोर्ट दिल्ली को जगा रही है, तो क्या अब दिल्ली के हर फैसले को जगाने के लिए हाई कोर्ट की घंटी बजाना पड़ेगा? बहुत मीडिया ब्रीफिंग करते थे श्री रविशंकर प्रसाद जी, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के बाढ़ सी आ गई है, वीडियो, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग्स। अब क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? अब क्यों नहीं सूत्रधार पूछ रहे हैं वो? इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अब क्यों नहीं इनका राय ले रहे हैं? दूरसंचार मंत्रालय अब क्यों सोई हुई है?
क्यों सोई हुई है? और ये जितने जो फॉरेनर ऐड आ रहे हैं, ये जितने हेल्पिंग ऐड आ रहे हैं, कहाँ जा रही है ये? किसी ने आरटीआई लगाया क्या? लोधी रोड में 512 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के पकड़े गए। क्या फेसबुक जगाएगी इनको? अब रविशंकर जी पूछ नहीं रहे हैं, इसी फेसबुक के माध्यम से ये इतने बड़े रैकेट पकड़ा गया। यूपी में कहते हैं जन विकास का सब साधन उपलब्ध है। अब दिल्ली एनसीआर महज दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर चले जाए लोनी, और गोरखपुर के गांव, हर सरकारी संस्थान, हर सरकारी अस्पताल और हर हेल्थ सिस्टम जीरो है। लोग ऑटो पे मर रहे हैं, लोग रिक्शों में मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कोई परिवार मुंह से ऑक्सीजन दे रहा है। ऐसा वीडियो लाखों देखा होगा आप लोगों। बंगाल में झटका खाने के बाद सुधर गए, अब मीडिया ब्रीफिंग के नहीं आते, इनके चमचे भेजे जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये काला बाजारी देश में फैलाया कौन? गवर्नमेंट के हाथ है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये ऑक्सीजन, ये पहले से क्यों नहीं जारी किया गया? दरअसल बात यह है कि इन्होंने कभी हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दिया ही नहीं। अमेरिका अपनी इकोनॉमी का 37% हेल्थ पे खर्च करते हैं, इंडिया की वही है सिर्फ 11%, वो भी करप्शन की आग में चली जाती है। अगर आप किसी संस्थान या हेल्थ सिस्टम में सुधारना चाहते हो, तो आप जो दवाई केंद्र से जाती है वहाँ महज राजीव गांधी का एक कहावत सही आ रही है कि केंद्र जो 1 रुपया भेजता है, 85 पैसे रास्ते में पी जाते हैं, 15% में, और 15% में भी यार लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधाएं। दिल्ली में कोरोना से मर रहे थे तो ऑक्सीजन केजरीवाल चिल्ला रहे थे। आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आई है? झारखंड में, बिहार, ये है। और रांची में भी किसी ऐसा सोचता नहीं। रांची का रिकॉर्ड देखिए आप, एक दिन में 15,000 केस मिल रहे हैं। रिम्स में लोग हॉस्पिटल के गेट पे मारे जा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। ये सरकार की एक नीति बस ये है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है। ये नीति बदलना होगा। आज यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट का एवरेज, हर आदमी का है, पर व्यक्ति इनकम जीरो है, जीरो। आप सर्वे करा लीजिए, 25 गज प्लॉट से लेके 500 गज वाले मकान तक की इनकम जीरो हो गई है। कब तक झेलेंगे ये? और ये साफ साफ बोल रहा हूँ, देश के लिए सरकार मनहूस है, बिल्कुल मनहूस। मैं सुपरस्टिशियस नहीं मानता, लेकिन मैं अंधविश्वास को आज एक्सेप्ट करूँगा। 2014 के पहले अपना यथास्थिति हर व्यक्ति अपना आजमा ले, बेहतर होगा। ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनाने चले थे, आज 0 ट्रिलियन हो।
सिर्फ ऐसी कॉन्फ्रेंस में बैठ के नीतिगत व्यवस्था बनाने से आम आदमी तक एक इंजेक्शन नहीं पहुंचेगा। मैं ये लिख देता हूँ। तो इसके लिए हर वर्कर को उतरना पड़ेगा। जो आप सकारात्मक न्यूज़ देखते हैं आप उन्हीं कांटेक्ट कीजिए ना, वो सुधार देंगे। कोई बैटरी रिक्शा में बैठ के मास्क भिजवा रहे हैं, कोई जागरूक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स डॉक्टर घर बैठे सलाह दे रहे हैं कोरोना होम क्वारंटाइन वाले को। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ना। सिर्फ 7 RCR से नीति बनाने में एक आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंचेगा मोदी साहब, लाभ नहीं पहुंचेगा। आपकी सरकारी मीडिया क्या कर रही है? डीडी न्यूज़, आकाशवाणी क्या कर रही है? यहाँ बैठे ब्यूरोक्रेट्स 5-5 लाख सैलरी लेते हैं, सरकारी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। इनको एक हॉस्पिटल भेज दीजिए विजिट करने, इनके फटके हाथ में आ जाएगी। ये सिर्फ साले ब्यूरोक्रेट्स बने बड़े डीजी डायरेक्टर आकाशवाणी और दूरदर्शन के, ये घर बैठ के खाते हैं साले। ये करप्शन नहीं करते हैं। दिवाली का बोनस मग्गा भी साले बेच के खा जाते हैं ये। 2008 की कहानी है, किसी डायरेक्टर ने बताई थी कि जनाब यहाँ दूरदर्शन को ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल करने के लिए 50 करोड़ की मशीन आई, बारिश में भीग के सड़ गई, लेकिन उसका यूज़ नहीं हुआ। 2012 की भी कहानी है, 135 करोड़ का एक लागत से सेटअप लाया गया ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो किसी प्राइवेट चैनल में भेज दिया गया। ये दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ सब साले अपने दामन बचाते हैं। इनको क्यों नहीं गांव के स्तर पे प्रोग्राम बनाने को कहते हैं? सिर्फ स्टूडियो में बैठ के जागरूक नहीं होता, इनको गांव गांव भूलिए जाएंगे, इनकी फटके हाथ में आ जाएगी। ये सारे ब्यूरोक्रेट डीजी एडीजी चमचे होते हैं। सीईओ के सीईओ किसके चमचे होते हैं? सीईओ को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। वो मालिक बन जाते हैं ऐसी सरकारी संस्थाओं में। दूरदर्शन को प्राइवेटिज्म ही कर सकती उधार। 2006 में दीपक चौरसिया आया था, दूरदर्शन को एक न्यूनतम रेखा दिया उन्होंने। आज जितने केजुअल स्टाफ दूरदर्शन में काम कर रहे हैं उन्हीं की देन है, पर उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कभी नहीं करेंगे। दूरदर्शन में 2 लाख की सैलरी पाने वाले भी कॉन्ट्रैक्चुअल, उनको पता रहता है कब जॉब मेरी ख़त्म हो जाए। सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे वो। नंबर 1 के चमचे बनने चाहते हैं, क्योंकि उनसे उसका रोजी रोटी चलता है। अभी भी शॉर्ट्स बेचे जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, टाइम काटना, लॉकडाउन में घर बैठना बहुत अच्छी बात है, समाचार सुनना बहुत अच्छी बात है, पर कुछ चमचों न्यूज़ चैनल से बच के रहें। सुधीर चौधरी ये स्क्रीन पे ऐसे मेथड समझाएंगे कि भैया दिन में भी चांद निकलता है, पर आप देख नहीं पाते हैं। सरकार की दामन बचाने के लिए ये कहता है कि सिटी स्कैन ना कराएं,
इनको पता है केस बाहर आ जाएंगे। हर आदमी के फेफड़े में कोरोना है। इनको आर्टिफिशियल केस कराने में भी कहते हैं कैंसर हो जाएगा, नाक में कुछ इन्फेक्शन आ जाएगा। इनको पता है केस बाहर आ जाएगा। सिर्फ सेंट्रलाइज में ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। आप मात्र दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाए कि आरटीपीसीआर टेस्ट किसी गाँव संस्थान में नहीं हो रहे हैं। स्टेट के किसी एक गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, तो उठ के मुंह में जीरा टेस्ट होगा। केजरीवाल साले ये कहते हैं घरों से ना निकले, आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल प्रेस ब्रीफिंग है भाई साहब। आर्टिफिशियल टेस्ट दोबारा नहीं करा सकते 10 दिन में। क्यों? आदमी को अगर शक होगा तो क्यों नहीं कराएगा? ये बोलिए जनाब, आपका राज सामने आ जाएगा कि आपने कवर कितना किया है। कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी तो बांध दिया, बलिंग बजता है तो आपके कान में आवाज जाती है। आरोग्य सेतु बना के आपने खुद फंस गए हैं। तो जनाब, दिल्ली में तो ऑटो रिक्शा वाले को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। बॉम्बे का तो बुरा हाल है। और हम बॉम्बे दिल्ली की क्यों बात करें? अब हर सिटी के एक लोकल आदमी से पूछे जिनकी रोज़मर्रा पे काम था, उनका चौपट है। 20,000 करोड़ सांसद बनने से उनको उतना उत्साहित नहीं होगा जितने 20 रुपए की उसकी कोई हेल्प कर दे। 700 करोड़ से विजिट हवाई यात्रा करने से इतना खुशी नहीं न्यूज़ से होगा जितना उनको गृह कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक बार विजिट कर ले। अडानी अंबानी का एक प्रलोभन दे कि गैस वहाँ से आ रही है, कहीं से गैस नहीं आ रही है, ये नेचुरल गैस है, ये इंडस्ट्रीज दे रही है। बोकारो जैसे भूल गए थे लोग, स्टील प्लांट, वहाँ से गैस आ रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कहते हैं पूर्वी लोग साले कुत्ते होते हैं, बेईमान होते हैं। आज उन्हीं के सहारे से सांस ले रहे हो। फ्री की बिजली और फ्री की खाने की आदत तुम्हें मार गई। और मुझे पता है कि नेक्स्ट भी तुम केजरीवाल के ही चुनोगे। और जनाब, हमें केजरीवाल या मोदी साहब से चुनने का कोई परहेज़ नहीं है। हमें परहेज़ यह है कि आप कब जागरूक होंगे, आपकी एक वोट की ताकत आपको डायरेक्ट प्रॉफिट कब दिलाएगी। गांव के प्रधान इलेक्शन से लेके पीएम तक बनने में आपको डायरेक्ट प्रॉफिट कभी नहीं होगा कि यार मैं तो बीजेपी को चुन लिया, मैं तो कांग्रेस को चुन लिया, मैं तो टीएमसी को चुन लिया। क्या आपके घर में 5 किलो राशन रख के जा रहे हैं? एक अरस्तु था, बहुत बड़े दार्शनिक। उन्होंने कहा था, किसी राजनीतिक दल का चुना जाना देश के किसी आम आदमी को डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं देता। और डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो आगे बढ़ के आना होगा, अपना हक को खुद बोलना होगा। अभी प्रधान यूपी का इलेक्शन हुआ है, किसी गांव में बंदे मरा, वहाँ प्रधान के घर में पहुँचिए, भाई हमारा हक दो, कैसे मरा इसका इंक्वायरी कराओ। जिला अस्पताल में मरे, वहाँ सीएमओ को पकड़िए। जनाब, वो समय खत्म हो गया जब ट्रेन एक्सीडेंट में सिर्फ 4 लोग मारे गए थे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन दे दिया था। अब तो ऐसे हैं कि पूरी आधी इंडिया आबादी खत्म हो जाए तो भी रिजाइन नहीं देंगे। उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा। 5-5 लाख रुपए ब्यूरोक्रेट्स ले रहे सैलरी। क्या किसी सिविलियन के लाइन में देखे खड़ा होके वो कुछ कर रहे हैं? या अपने प्रॉफिट फंड से किसी गरीब को खिलाते हुए देखा आपने? 100 में से एक। तो ऊँट कुएं में जीरा नहीं होता है। यहाँ लाखों लोग मजलूम इंसान हैं।
किसी बुजुर्ग की माँ, किसी बुजुर्ग का बेटा मर रहा है, किसी बुजुर्ग का पिता मर रहा है, कोई अकेली माँ का एक औलाद मर रहा है। कब तक? कई चैनलों को आप देखना बंद कर दीजिए। टोटली डल्ला न्यूज़, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, एनडीटीवी देखिए। हम नहीं कह रहे कि एनडीटीवी के हम चमचे हैं या उनको। एक्चुअल न्यूज़ देखना है तो एनडीटीवी देखिए हिंदी में। और जनाब यूपी की तो बात मत कीजिए। और आप किसको रोक लीजिएगा? कौन है हिंदुस्तान का असली नागरिक? दोनों है। आपकी सरकार नहीं बनी तो क्या घुसपैठिए नहीं आएंगे? जनाब, जिनको आना होता है वो आ जाते हैं। जिनका रोजगार काला बाजारी से चल रहा है वो चलाएंगे। आप सैम्बल मोहर लेके कि हमारी सरकार है हम सुरक्षा करेंगे, ये नहीं हो सकता। जिस तरह देश में करप्शन नहीं रुक सकता, उस तरह देश में घुसपैठियों का आना भी नहीं रुक सकता। अगर रुकना है तो हर आदमी को सैनिक बनाइए इजराइल की तरह। मिनिस्टर को भी इजराइल के पद पर चलना पड़ेगा। हर मिनिस्टर जीत के आता है तो उसको 3 साल सेना में गुजारना होगा। है किसी के पिछवाड़े में दम? तो भैया, इंडिया को आगे बढ़ाना है ना, तो हक मांगो, डायरेक्ट मांगो अपने वोट से। हिसाब लीजिए। इतने ऐड आ रहे हैं, फॉरेन ऐड कहाँ जा रहे हैं? किसी दल्ले न्यूज़ चैनल के हिसाब पे मत रहिए। नमस्कार।